population growth. So in the topic which I taught you yesterday, I'm going to ask few questions. So whoever know the answer, you have to raise your hand or you have to give the answer. Raise your hand कि आप अपने जो है आंसर्स दोगे और इसमें जरा सी भी घबराने की बात नहीं, जो भी आपने पढ़ा है वो आप मुझे आंसर करोगे. आई होप दैट यू हैव रिवाइज्ड द टॉपिक बिकॉज it was a very important topic, demographic transition theory, or how the population of India increased with the different time periods. So my first question is that which period is known as the period of population explosion in the Indian, in India, and why? Who will give the answer? Which period is known as the period of population explosion? जनसंख्या विस्फोट का समय हम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? Ma'am, the decade of 1951 to 1981 are referred to as a period of population explosion in India. It is because which is caused by a rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of population in the country. Okay. So you are saying that during this time birth rate was high and death rate was very low. So this was true, but this thing started in the second phase only. But there was कुछ ऐसी चीजें हुई थी. There were two important factors which contributed in the increase in the population. Whatever you are saying is right, but can you mention those two factors which led to rapid increase in the population of India? I had explained both the factors in the yesterday's class. Anyone else who will tell me? जो भी आपको बेटा समझ में आ रहा है कि जनसंख्या 1951-81 के बीच में इतनी ज्यादा क्यों हो गई थी? इसमें दो रीजंस थे. एक रीजन की वजह से नेचुरल ग्रोथ जो है इंक्रीज हुआ था, नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, और एक रीजन ऐसा था जिसकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर जो है की वजह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी. मैंने आपको हिंट भी दे दिया. मैंने आपको बार बार कहा था कि ये एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है. So nobody is able to give the answer. It means nobody revised the topic which I taught you yesterday, and you have not made the notes also. 1981 period is known as the period of population explosion in India because first this was the time period when 1951 to 81 when India implemented its first centralized planning system. सबसे पहली बार इंडिया ने अपना सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो था 5 ईयर प्लान सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया था 1952 के टाइम में, एंड विच फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जिससे हमारा जो है इकोनॉमी की ग्रोथ हुई थी, एंड इट लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, एंड सो ओवरऑल जो है लोगों की लाइफस्टाइल जो थी और जो हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हुई और लोगों की जो लॉन्जेविटी थी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो इंक्रीज हो गई. सो बर्थ रेट जो है हाई हो गया था. सेकेंड वॉज कि बर्थ रेट के साथ साथ दिस वॉज ये तो आपका नेचुरल फैक्टर था, बट सेकेंड वॉज ह्यूज माइग्रेशन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग जो थे वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री से इंडिया में माइग्रेट होकर आए थे इस समय, इस दशक में, इलीगल तरीके से, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देन नेपाल, भूटान, तिब्बत, इन देशों से बहुत सारे लोग जो है इस समय चाइना ने जो है अटैक किया था तिब्बत के ऊपर, तो तिब्बत से बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे वो इंडिया में आए थे, एंड ह्यूज इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इनटू वेस्ट बंगाल. So this was the two reasons: developmental plan, centralized planning, and second was the huge internal migration into India. That's why India's population increased so much. आप नहीं पढ़ोगे तो बुक के मैं क्यों आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ? क्यों नहीं मैं आपको भी शॉर्टकट से कुछ ऐसे करके पढ़ा दूं, मेरा टाइम खत्म हो जाए. बट आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन, एंड इट वाज वेरी मच गिवन हियर लाइक दिस. ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा. अगर आप अपने आंसर्स अच्छे पॉइंट्स नहीं यूज करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप ऐसे ही रह जाओगे बस. ये सब इंटरनल माइग्रेशन. Then second question is, uh, 1921 and 51 का जो डिकेड है इसको हम किस नाम से जानते हैं?
लाइक मैंने आपको बताया था ना कि इस 51 to 81 को हम पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, उसी तरह से आपका जो ये टाइम पीरियड 21 to 51 इसको हम किस नाम से जानते हैं? पीरियड ऑफ व्हाट? इस समय पॉपुलेशन ग्रोथ किस प्रकार थी इंडिया की? सर मैंने आपको अंडरलाइन किया था। Ma'am, it was known as period of steady population growth. Yes, steady population growth. It means now the population of India began to increase, but at a very slow pace. So steadily, population of India started increasing. Steady population growth. So I had told you that you have to you have to revise and understand the year, then period of stagnant or stationary phase of population. ये सभी में आपको learn करना है. Then what was the condition of the birth rate, death rate and population growth? ये जो वर्ड्स हैं ये अगर आप अपने आंसर में यूज नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, फिर ऐसी जनरल नंबर मिल जाएंगे. बी सीरियस एंड जो भी मैंने आपसे कह दिया कि बिल्कुल भी आप लापरवाही मत करिए एग्जाम्स में. इस बार का जो मैं रिजल्ट देख रही हूँ ज्योग्राफी का बहुत अच्छा नहीं है. यही बच्चे अगर बोर्ड में जाके देते तो बहुत अच्छा रिजल्ट बन सकता था, लेकिन अगर आगे कंडीशन अननोन है, अनसर्टेन है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. ये आपके फेवर में भी जा सकता है और मिसफॉर्च्यून भी हो सकता है. इसलिए जो भी अभी मार्क्स एग्जाम हो रहे हैं आगे के जो भी है, बिल्कुल आप लापरवाही मत करिएगा. अदर सब्जेक्ट्स इसके कंपैरिजन में इजी हैं. और अगर ज्योग्राफी आप पढ़ लो तो ज्योग्राफी इज ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन जब आप इसमें मेहनत ही नहीं करते, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, रट्टा नहीं मारना पड़ता, तो बहुत बच्चे इसको करते ही नहीं है. हिस्ट्री और हिंदी सब आप लोग कर लोगे और ज्योग्राफी में लटक जाओगे. नाउ रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ. सो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, नोबडी हैज रिवाइज्ड दिस. वरना आप जो है इसमें अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा आंसर करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा. मैं कल फिर पूछूंगी, इसलिए अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना. नाउ रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ. The growth rate of population during 1991 to 2000 in Indian states and union territory was shows very obvious pattern. ये सब मैंने आपको बता दिया है. और ये मैंने आपको जो एक मैप बताया था ना, ये कोरोप्लेथ मैप, उसके थ्रू मैंने आपको बता भी दिया था कि इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा थी, कहाँ पे मीडियम थी और कहाँ पे कम थी. तो यही चीज आपका इसमें डिस्क्राइब किया गया है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, ये जितने भी आपके स्टेट्स में अंडरलाइन कर रही हूँ, ऑल दी स्टेट्स हैव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 20 to 25% इन स्टेट्स में रही है. मतलब हाई पॉपुलेशन, मतलब कि हाई से थोड़ा सा नीचे रहा है. Then during 2001-11, the growth rates of almost all states and union territories have registered a lower figure compared to the previous decade. So जैसे मैंने आपसे कहा कि 1981 या फिर आप ले ले 2000 के बाद से जो है there is continuous trend of decline in the population growth rate because of awareness among the people, because of the government efforts, family welfare schemes and awareness in the media. जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया उसके, और जो एजुकेशन हमारा इंप्रूव हुआ है, लिटरेसी रेट हमारा इंप्रूव हुआ है. नाउ पीपल आर बिकम मोर अवेयर, दे आर एजुकेटेड. एंड अब हम लोगों को जो है बड़ी फैमिली जो है बनाना बहुत अच्छा नहीं लगता है. सोशल हमारे जो सेटिंग्स हैं उसमें भी बदलाव आया है. नाउ वी हैव नाउ मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर न्यूक्लियर, दे आर नॉट लिविंग विद द विद जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके साथ नहीं रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं अकेले, तो उनके लिए ज़्यादा बच्चे को मतलब संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स नाउ families in India are becoming now much shorter than what was earlier. So the population growth rate has now declining in every state. सब में कम हो रहा है. जैसे कि the percentage decadal growth rate of the 6 most populous states, UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh have all fallen during 2001-11 सेंसस. तो जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था तो उसके फिगर को अगर हम पहले के जो सेंसस है उससे कंपेयर करें तो इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया द ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग. बट क्योंकि ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अभी ये हमारे लिए हमें जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत हद तक बढ़ चुकी है अभी. ठीक है, तो बट जो है अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. अब देखते हैं इसका आगे क्या असर पड़ता है. नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक इज adolescent population. An important aspect of population growth in India is the growth of its adolescents. Adolescents means किशोर जनसंख्या, किशोर.
किशोर आप जानते हो कौन होता है? लाइक यू पीपल आर adolescent population, the age group between 10 to 19 years. All of you remember this very carefully because one marks में काफी बार आता है कि adolescent population की age क्या होती है. So children between the age of 10 to 19 years are known as adolescent population because this is the time period when number of physical and biological and mental changes takes place in the children. So this is a very tricky age. And अब आगे देखते हैं इसमें क्या चीज है. Among which male adolescent constitutes 52% in India. We are talking about according to 2011 census. So according to 11 census, the youth adolescent population in India was 20.9%. अब ये बदल चुका होगा लेकिन अभी तक हमारे पास नया डेटा नहीं है. So 20.9%, in which 52% are male and 47% female. Now this is the youthful population which have high potential, but at the same time they are quite vulnerable if not guided and channelized properly. So you can understand these points, that this is the youthful stage which has the maximum energy. हमारे पास अगर मैक्सिमम एनर्जी होती है, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो इसी एज ग्रुप में होते हैं. 10 to 19 के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा उनका दिमाग चलता है, कुछ फिजिकल चेंजेस भी इस समय आ रहे होते हैं, मेंटल बदलाव भी आ रहा होता है ना. तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसमें, जो हमारी इस पॉपुलेशन के अंदर. बट दे आर वेरी वनरेबल मतलब इनके बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं. अगर इनकी जो एनर्जी है, तो जब हमारे अंदर एनर्जी होती है ना, तो उसे अगर हम सही डायरेक्शन में गाइड कर देंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा. अगर हम उसे गाइड नहीं कर पाए तो फिर वो बेकार निकल जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए ये जो एज ग्रुप है बहुत ज़्यादा मतलब एक वनरेबल ग्रुप है जिसके चांसेस बिगड़ने के बहुत ज़्यादा होते हैं. बिकॉज आप जानते हो कि इस टाइम में जो बच्चे होते हैं उनके लिए अपने फ्रेंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने जो है पेरेंट्स से भी ज़्यादा. ठीक है. तो एक जैसे कि बच्चा भी देखो 6-7 क्लास में होता है तो वो अपने पेरेंट्स की बात ज्यादा मानता है, टीचर्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है. लेकिन जैसे ही आप देखिए 9th में बच्चा जाता है, 9, 10, 11, तो टीचर्स भी उसको अच्छे नहीं लगते हैं. मैं सबकी बात नहीं करूंगी लेकिन टीचर्स भी उनको लगते हैं कि क्या हमारे मतलब हमें रोकते टोकते रहते हैं, या फिर पेरेंट्स जो होते हैं उनकी बातें भी उनको अच्छी नहीं लगती है, या हमें उन्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? अपने फ्रेंड्स. ठीक है. ये मैक्सिमम केसेस में होता है कि बच्चे जो होते हैं अब वो पीयर प्रेशर में आना शुरू कर देते हैं. और अगर उनका जो ग्रुप है, फ्रेंड का ग्रुप जो है, अगर वो सही है तब तो वो अच्छी बात है, अगर सही नहीं है तो ये बच्चों का जो है बिगड़ने का चांस बहुत हो जाता है. क्योंकि इस समय दोस्तों की कही बात बच्चों को ज्यादा मतलब कि उनका वेटेज उन्हें लगता है, और उसकी एक्सेप्टेंस उन्हें चाहिए होती है, ना कि अपने पेरेंट्स की और अपने और जो उनके साथ टीचर्स होते हैं उनकी. There are many challenges for the society as far as these adolescents are concerned, some of which are lower age at marriage, illiteracy, particularly female illiteracy, school dropouts, low intake of nutrients, high rate of maternal mortality, adolescent mothers, high rate of HIV and AIDS infections, physical and mental disability, retardedness, drug abuse, alcoholism, juvenile delinquency and committance of crime. So all these are the problems which are related to the adolescent population. क्योंकि इंडिया में बहुत जगह होता है कि कम एज में जो है बच्चों की शादी कर दी जाती है. देन इलिटरेसी भी होती है इस एज ग्रुप के बच्चों में, स्पेशली जो फीमेल इलिटरेसी है. देन हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, तो अगर कम एज में बच्चों की शादी हो जाए तो कम एज में जो है क्या उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी जो है. देन हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स की जो है इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है इन बच्चों के अंदर. फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी होती है, रिटार्डनेस, ड्रग एब्यूज. जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चे बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं कि सब क्या चीज़ें, तो सिगरेट है या फिर ड्रग है, शराब पीना, अल्कोहलिज्म. स्पेशली ये वो बच्चे करते हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि कहीं ऐसे जो फ्लाईओवर्स के नीचे जो फैमिलीज होती हैं, या फिर जिनका होता है ना जैसे छोटे मोटे बस्तियां जो होती हैं, तो जहाँ पे बच्चे बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, उनका एनवायरनमेंट भी इसी तरह का होता है, तो ये बच्चे जल्दी ये सब चीज़ें कैच करते हैं. जो जैसे आप लोग की फैमिलीज है, तो इसमें क्या है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपका घर का एनवायरनमेंट भी सही है, तो आप लोग ये सारी चीजें नहीं करोगे. एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि स्कूल में भी आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है. लेकिन ये बच्चे जो कि बहुत जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते किसी भी कारणवश, और इनका आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, जो बड़े लोग भी होते हैं, तो वो ये बच्चे शराब पीना और ड्रग लेना ये सब जो है स्टार्ट कर देते हैं. देन क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चोरी करना and other different types of crimes. So in view of these, the government of India has undertaken certain policies to impart proper education to the adolescent group so that their talents are better channelized and properly utilized.
सो फॉर दिस पर्पज इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने बहुत ज्यादा मतलब ध्यान दिया इस चीज के ऊपर. इनफैक्ट वी हैव फॉर्म्ड अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री. सेपरेट मिनिस्ट्री ही बना दी गई है क्योंकि हमें पता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन अ कंट्री इज नॉट फिजिकल रिसोर्स, इज नॉट वाटर, इज नॉट सॉइल, इज नॉट लैंड, मिनरल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज ह्यूमन बींग्स. अगर ह्यूमन बींग सही है तो वो ऑल अदर रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली चैनलाइज करेंगे एंड उनको कंट्री को डेवलप करेंगे. लाइक जापान, ये सब आप जानते हो ऑलरेडी. जापान हैज डर्ट और हैज शॉर्टेज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज. वहाँ पे ना रिवर्स है प्रॉपर, ना वहाँ पे लैंड है, लैंड तो है ही नहीं, ऊपर से नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती हैं. स्टिल व्हाई जापान इज सो डेवलप? बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन रिसोर्स. they are educated, they are technically trained, they have skilled, they have knowledge. इसीलिए जितने भी खोज होते हैं हमारे इन्वेंशंस होते हैं या फिर टेक्निकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, उसमें जापान बहुत आगे होता है. दैट्स व्हाई दैट इज अ डेवलप्ड कंट्री. बट इंडिया हैज अ सच अ ह्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन, बट आवर ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉट अ रिसोर्स. रिसोर्स हम उसी को कहते हैं जब हमारे देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी होती है, किसी लायक होती है, कुछ काम करती है, स्किल्ड होती है, ट्रेंड होती है, पैसे कमाती है और अपनी इकोनॉमी में सपोर्ट करती है, तभी हम उसे रिसोर्स कहेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है हमारे देश में. हमारे मेजर जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है या तो पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं. सो द नेशनल यूथ पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने बनाया. ये जो जनसंख्या है इसको संभालना बहुत जरूरी है. अगर ये जनसंख्या हमारी सुधर गई इस एज में, 10 to 19 ईयर्स के बच्चे अगर सही रास्ते पे चले गए तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री भी काफी डेवलप होगी. लेकिन अगर इस उम्र के बच्चे बिगड़ गए, क्राइम में इन्वॉल्व हो गए, ड्रग में इन्वॉल्व हो गए, तो सोचो कि हमारी फैमिली तो है, फैमिली प्लस जो हमारी पूरी गवर्नमेंट है, पूरा सिस्टम है, क्योंकि ये बच्चे आगे चल के फिर क्या बनेंगे? रिसोर्स तो बनेंगे नहीं, उल्टा ये एक बोझ बन जाएंगे देश की इकोनॉमी और देश के ऊपर, है ना. तो जो ये ग्रुप है इसको चैनलाइज करना, क्योंकि इन्हीं 19 के बाद आपका जो है पूरा वर्किंग एज ग्रुप जो है स्टार्ट हो ही जाता है 15 के बाद. तो अगर ये बच्चे ही खराब निकल जाएंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो इनके ऊपर जो है फोकस करना बहुत जरूरी था, सो दैट दे कैन बी ओवरऑल डेवलप. इनका सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट जरूरी नहीं, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, खाना पीना, ताकि इनको कोई बीमारी ना हो. प्लस इनका ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है. So the National Youth Policy 2014, which was launched in 2000 February, proposes a holistic vision for youth in India, which is to empower the youth of the country to achieve their full potential, through them enable India to find its rightful place in the community of nations. So अब देखते हैं क्या है. The NYP 2014 has defined youth as person in the age group of 15 to 29 years. मतलब एडोलेसेंट की तो बता दिया था आपको ना, 10 to 19. और यूथ कौन होते हैं हमारे देश में? 15 से 29 साल के जो भी लोग होते हैं, नौजवान, उनको हम यूथ कहते हैं, जो कि हमारे मतलब ऐसे लोग हैं जो काम करने की बहुत ही ऊर्जा होती है इसमें. Now the government of India also formulated the national policy for skill development. आप देखिए स्किल डेवलपमेंट जो है हमारे अलग से मिनिस्ट्री है. अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे 43 मिनिस्टर जो हमारे ओथ ले रहे थे, तो आपने मे बी टीवी पे देखा होगा कि हमारे एक नए मिनिस्टर चुने गए जिनको स्किल डेवलपमेंट का जो है कार्यभार दिया गया है. हमारे अभी ने धर्मेंद्र प्रधान हमारे नए जो है एजुकेशन मिनिस्टर चुने गए. सो ही हैज गिवन द चार्ज ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो. स्किल मतलब क्या होता है? पढ़ाई अलग चीज होती है, पढ़ाई में क्या आप नॉलेज गेन कर रहे हो, बट स्किल मीन्स जब आप किसी पर्टिकुलर चीज में सक्षम होते हो, बहुत ही दक्ष होते हो कुछ काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एक बीटेक करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेके एक आदमी जो है वो एक जो है एक प्लग नहीं लगा सकता है घर में, या फिर एक टायर जो वायरिंग है उसको अटैच नहीं कर सकता है. तो फिर इसका मतलब क्या कि इसने सिर्फ नॉलेज ली, बट ही इज नॉट स्किल्ड. वहीं एक आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए जो कि कुछ नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, शायद वो 10वीं पास ना हो या फिर 12वीं पास ना हो, उसने कोई बहुत ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन उसने ये चीज सीखी हुई है. तो वो आपके घर में आके जो है आपका पूरा बोर्ड ठीक कर देगा, आपका पूरा लगा देगा, जो भी काम है मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कर देगा. तो क्या वो लोग बीटेक की डिग्री लेके बैठे? नहीं लेके बैठे. तो एक बीटेक की डिग्री लेने वाला जो काम नहीं कर पाता है, वो एक आपका नॉर्मल आदमी जो अनपढ़ है वो आपके आके काम कर जाएगा. इट मीन्स दैट ही इज स्किल्ड पर्सन. उसे कभी भी पैसों की या काम की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसे कुछ आता है ना. वो जगह जगह काम काम कर करके कर लेगा. लेकिन आप बीटेक करके भी क्या लोग 5-5 हजार रुपए कमाते हो, क्योंकि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं सिखाया जाता है. ठीक है. अब एक जो है बहुत ही सपोज आपने, अगेन मैं कहूंगी कि आपने बीटेक का डिग्री ले लिया, अभी आपसे कोई कहेगा भैया कि नलका बना दो, हमारा नल खराब हो गया, उसको जोड़ना है, उसको ये करना है, आप नहीं कर पाओगे. वही एक प्लम्बर को बुला लो जो कि अनपढ़ है, वो ठीक करके चला जाएगा. उसको ये सब नॉलेज है कि कहाँ से इसको खोला जाता है, क्या किया जाता है. बहुत बच्चे आप लोग भी करते होगे अपने घर में, है ना. तो लेकिन ये क्या है? स्किल है किसी चीज को करना. अब
आप बहुत बड़ा कुछ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हो या फिर पता नहीं क्या जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आपसे कह दो कि चेयर टेबल बना दो लकड़ी की, तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो ये चेयर टेबल बनाना क्या है, या फिर एक आप सिलाई का काम करते हो, ये क्या है, सिलाई का काम करना, चेयर टेबल बनाना, फर्नीचर बनाना, कारपेंटरी का काम करना, ये सब आपका स्किल है, ठीक है। तो ये जो छोटे से बड़ी ये चीज जो स्किल होती है, आप मटका बना रहे हो तो आपके हाथ में हुनर है, तो ये चीजें स्किल्ड होती हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर आदमी को ही आती है। अब सिलाई का काम हर आदमी को नहीं आता है, ठीक है, तो जिसको आता है वो ये काम करके पैसे कमा सकता है। तो मतलब मेन फोकस क्या है कि आप में स्किल डेवलपमेंट करना। अगर आपको कोई स्किल आती होगी ना, तो आप कभी भी भूखे नहीं रहोगे, या फिर आपको कभी काम की कमी नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम कब होती है कि जब आप अंधाधुंध आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको पता नहीं कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना है। अब बच्चे बीटेक करके, एमबीए करके, एमसीए करके जो है फालतू बैठे रहते हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। 10 लाख करके बीटेक कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं 5,000 की, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हमें जो है अंधाधुंध पढ़ाई ना करके, हमें अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसपे आपको मालूम हो कि हमें आगे चल के नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप बहुत बच्चे बीएड करना पसंद नहीं करते, लेकिन आपको पता है कि बीएड जो होता है सबसे कम इन्वेस्टमेंट होता है और सबसे जो है आसानी से आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। तो इस तरह का जो है आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, तभी आप जो है बच्चों को स्किल डेवलपमेंट इसमें सिखाया गया। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट विद इन द कंट्री एंड टू अलाइन दीज टू कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड लिंक स्किलिंग विद द डिमांड सेंटर्स, ठीक है। अब आप बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो यूट्यूब, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें अब जिसको भी खाना बनाना आता है, जिसको भी कोई भी स्किल आता है, वो क्या करता है, अपनी वीडियो बना के उसमें डालता रहता है, और वो जो है आपको जितना व्यूज मिलेगा जो भी है, आप उसमें अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो ये बिजनेस है, ये ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। तो मेन सरकार का काम क्या है, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है तैयार करना, कि वो सिर्फ नौकरी पे नहीं डिपेंड रहे कि हम जाके सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेंगे या तो हमें सिर्फ कंपनी में काम मिलेगा, हमें वो बुरे वक्त पे कुछ अपने घर में ही रोजगार करके पैसे कमा सके, भूखे रहने की नौबत ना आए। सो it appears from the above discussion that the growth rate of population is widely variant over space and ये क्या है, ठीक है। हाँ, तो इतना ये आप NYP 14 पढ़ लेंगे तो इतना हो गया ये। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, जो आप खुद एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आता है इसमें। बेसिकली देखो है क्या चीज कि भारत में गांव में कितने लोग रहते हैं और शहरों में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। डू यू नो दैट इंडिया हैज 6,40,000 villages according to census 2011, out of which 5,97,000 are inhabited villages. However, the distribution of rural population is not uniform. You might have noted that the states like Bihar and Sikkim have very high percentage of rural population. कहने का मतलब ये कि भारत में रूरल अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती थी, बट दिस सिनेरियो इज नाउ स्लोली चेंजिंग। स्टिल द एक बहुत अच्छा खासा परसेंटेज जो है हमारा पॉपुलेशन का गांव में रहता है। अर्बनाइजेशन हमारे देश में अभी थोड़ी सी मतलब इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, बट अभी फुल अर्बनाइजेशन नहीं है। Still हमारे यहाँ पे अर्बन रूरल एरियाज villages they play a very important part. So there are certain states which have a high population in the urban areas, and there are certain states where majority of the population lives in the rural areas, like हिमाचल प्रदेश है, चाहे आपका उत्तराखंड है, चाहे आपका ये उत्तराखंड है, सॉरी जम्मू कश्मीर है, या नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो गांव में रहती है, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन अगर आप गोवा जाएंगे, आप महाराष्ट्र जाएंगे, पौंडीचेरी आप जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं वेयर देयर इज मैक्सिमम अर्बनाइजेशन, यहाँ पे गांव नहीं है या फिर बिल्कुल ही कम है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ रहती है, इन अर्बन एरियाज इन द सिटीज। तो इंडिया में अगर इसमें देखो मैप वर्क बेसिकली पूछा जाता है। अब आपको ये रीजन पता चल चुका होगा कि जैसे कि रूरल और जो अर्बन का हमारा डिफरेंस है, कि हमारे भारत के वो स्टेट्स जहाँ पे अभी भी गरीबी है, जहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, जहाँ पे सिटीज नहीं है, तो वहाँ पे आपको ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा मिलेगी, और जहाँ पे भी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होगी वहाँ पे अर्बनाइजेशन कम होगा। ये उल्टा होता है ना, अगर ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है तो फिर अर्बनाइजेशन कम होगा, और जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या आपको कम मिलेगी। जैसे आप गोवा महाराष्ट्र जाएंगे, गोवा में फुल अर्बनाइजेशन है, वहाँ पे सारे के सारे लोग शहरों में रहते हैं, वहाँ पे गाँव है ही नहीं गोवा में। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है, महाराष्ट्र में भी मैक्सिमम आपका जो है 98 to 99% अर्बनाइजेशन है, इससे तो थोड़ा कमी होगा, तो अर्बनाइजेशन है, और बहुत ही कम वहाँ पे गाँव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो महाराष्ट्र डेवलप हो चुका है, सारे जो एरियाज टाउन है वो सिटीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। मुंबई वहाँ पे था, मुंबई की वजह से सब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं,
गोवा में भी सेम यही चीज है। तो इस वहाँ का कल्चर भी ऐसा ही है कि वहाँ पे सब बिल्कुल अर्बनाइजेशन हो चुका है। लेकिन यूपी है, बिहार है, या इन वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में आपको रूरल पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिटीज कम है, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। तो ये सारे रीजंस हैं। तो भारत का वो राज्य जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या अर्बनाइज्ड है, शहरों में रहती है, वो है आपकी गोवा या महाराष्ट्र। नंबर 1 पे गोवा है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। और भारत का वो राज्य जहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन गांव में रहती है, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, वो कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। सो ये आपका मैप में आता है, तो इसको आप इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और अच्छा, मैं सीबीएसई की जो नई आपकी गाइड आई है, मतलब जो करिकुलम आया है, उसमें आपका कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। इट मीन्स इस बार फुल सिलेबस आपका आएगा एग्जामिनेशन में, कोई शॉर्टेज, कोई कट ऑफ नहीं हुआ है। सो फुल 100% सिलेबस फॉर योर एग्जामिनेशन दिस टाइम। ये भी आप याद रखिएगा, पहले तो पिछली बार सिलेबस रिड्यूस हुआ था, इस बार नहीं हुआ है। नाउ लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया। अब हम लैंग्वेज कॉम्पोजिशन देखते हैं इंडिया में। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन हमारा ये है, आपको ये जो टेबल है वो अच्छे से आपको लर्न करनी पड़ेगी। इंडिया में जो हमारी लैंग्वेज फैमिली है, 4 लैंग्वेज फैमिली पाई जाती है। एक है ऑस्ट्रिक, दूसरी है द्रविडियन, तीसरी है सिनो तिब्बतन, एंड फोर्थ वन इज इंडो यूरोपियन। सो दीज आर द 4 लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ इंडिया. In this, the most important is your Indo-European family, because almost 73% of the Indian population speaks Indo-European language in one form or the other. This is also known as RN. इसकी सब फैमिली है इंडो-आर्यन की, और इसको ब्रांच इसकी कौन कौन सी है? ईरानियन, डार्डिक एंड इंडो-आर्यन। अब ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? आउटसाइड इंडिया भी बोली जाती है इंडो यूरोपियन। जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान। जैसे होता है ना, ईरान से जो माइग्रेट होके आए होंगे लोग, जो ईरानियन, मतलब जो ईरान में भी जो है, इससे मिली जुली लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये इसका ईरानियन से जो है, ईरान से थोड़ा बहुत इसका टच है। डार्डिक ऐसी लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इंडो आर्यन वो लैंग्वेज जो सबसे अधिक इंडिया में बोली जाती है, उसमें हिंदी आती है। ठीक है, तो हिंदी और हिंदी से मिली जुली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वो इंडो आर्यन में आती है, और सबसे ज्यादा अधिक इंडिया में यही बोली जाती है। लाइक जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जब आप इन राज्यों की लैंग्वेजेस जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, इसमें भी आप सुनेंगे, तो आपको कुछ वर्ड्स आपको हिंदी के मिलेंगे, और आप इनकी लैंग्वेज समझ सकते हो। ठीक है, लाइक आप हिंदी तो जानते हो, अगर आप राजस्थान जाओगे तो राजस्थानी भी जो बोलेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ हिंदी जैसा ही रहता है। आप पंजाबी लैंग्वेज सुनोगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हिंदी से जुड़ा हुआ है। आप हिमाचली लैंग्वेज सुनोगे या बंगाली लैंग्वेज सुनोगे तो उसमें भी आपको लगभग चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन वहीं अगर आप चले गए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, वहां की लैंग्वेज में आपको एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो इंडो आर्यन लैंग्वेज से बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं द्रविडियन, एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, द्रविडियन। These are the South Indian language, South Dravidian, Central Dravidian and North Dravidian. साउथ द्रविडियन में क्या आता है? तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरल में लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब ले देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि जो द्रविडियन लैंग्वेज है, इंडिया 20% लोग बोलते हैं, और इंडिया की जो भी आपकी 4 मेजर साउथ इंडियन स्टेट्स है, वहाँ पे इनको बोला जाता है। और इसका कुछ जो वर्ड्स हैं वो बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में भी नॉर्थ द्रविडियन का थोड़ा सा टच है, लेकिन मतलब कमी है, वो हिंदी का मिक्स होता है। तो द्रविडियन लैंग्वेज जो है वो आपकी बिल्कुल ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लाइक मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, देन तमिल लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल ही जो है इंडो यूरोपियन से डिफरेंट है, बट 20% जो है लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, जो देखो इंडिया में आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि साउथ की लैंग्वेज, देखो साउथ की लैंग्वेज में और जो हमारी नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज है उसमें बिल्कुल ही डिफ्रेंसिएशन है, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब आपको अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी साउथ इंडियन नहीं आती, तो आप उनकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल उनका जो है जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, बिल्कुल सब कुछ ही डिफरेंट है, हमारे से उनका कोई मेल जोल। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आप राजस्थानी, बंगाली, बिहारी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजराती, महाराष्ट्रन, ये सब लैंग्वेज आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें समझ ही जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ। तो ये दोनों लैंग्वेजेस बिल्कुल सेपरेट पाई जाती हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है भारत में कि पूरी लैंग्वेज, सब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो बिल्कुल मिक्स है,
मतलब आप ये मत सोचिए कि आप नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो तो आपको वहाँ हिंदी बोलने वाले नहीं मिलेंगे, या फिर वहाँ पे आपको जो है बिहारी बोलने वाले नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। जैसा आप मुंडा लैंग्वेज है, ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोली जाती है, आउटसाइड इंडिया भी बोली जाती है। देन मेघालय, आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया के जो आसपास के एरियाज हैं। देन मोन खेमेर, ये मेघालय और निकोबार आइलैंड में बोली जाती है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब आपस में मिक्स हैं। आपको मतलब थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि अगर साउथ इंडिया में आप जाओगे तो हिंदी बोलने वाले आपको नहीं मिलेंगे, वो माइग्रेशन हो चुका है, तो मतलब थोड़ा बहुत आपको टच मिलेगा, लेकिन मिक्स जो है आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी। देन है सिनो तिब्बतन किराटा। अब ये है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ये जो है, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो म्यांमारी, तिब्बतन और चाइनीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां से लोग माइग्रेट होकर आए, तो वो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, सिनो तिब्बतन इसको कहा जाता है। So these are the four language family in which Indo-European, जिसको हम RNP कहते हैं, that dominates 73% people are that speak that language। इसमें हिंदी से टच है पूरा आपका। Dravidian is the second most important language which is related to the South Indian states। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज का। नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस कॉम्पोजिशन। So you already know that in India, Hinduism is the most important religion. In the table you can see this is the majority religion. 79% people are Hindus. Then second majority is of Muslims. This is not a very correct data, because now the percentage of Muslim population has increased to लगभग 23%, और इसी के आसपास होगा। So Muslims are, although they are minority, they are considered minority, but they are the largest minority in India। तो माइनॉरिटी तो है वो, लेकिन उनका हिस्सा हमारे पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। क्रिश्चियंस, दे आर इन रियल सेंस दे आर माइनॉरिटी। देखो कहाँ ये मुस्लिम्स की जनसंख्या 14.2% है, क्रिश्चियंस जस्ट 2.3%, सिक्स 1.7, बुद्धिस्ट 0.7, जेन्स 0.4, देन अदर रिलीजन्स 0.7, एंड जो रिलीजन स्टेटेड नहीं है, जैसे ट्राइबल्स की जो रिलीजन होती है उसको हम 0.2% लोग फॉलो करते हैं, जिनके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। So in this, basically, you should know that in which parts of India, which regions of India, these religions are followed. For example, Hindus are distributed throughout India। हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले आपको पूरे भारत में मिलेंगे, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में मिलेंगे आपको, ठीक है। देन लेकिन इंडो पाक बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में आपको हिंदू पॉपुलेशन कम मिलेगी, ठीक है। देन मुस्लिम पॉपुलेशन आपको कहाँ कहाँ मिलेगी ज्यादा, इसमें मेजोरिटी की बात हो रही है। मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन यू विल फाइंड इन जम्मू कश्मीर, देन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो आप स्पेशली जो बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पे काफी मुस्लिम्स हैं, और वो भी तब जब मैंने आपको बताया 81 के टाइम में बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ था बांग्लादेश से, तब से तो मुस्लिम्स की संख्या वहाँ पे बहुत बढ़ गई है। एंड केरल में भी आपको बहुत ज्यादा मुस्लिम्स मिलेंगे। देन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में ये सोचा जाता है कि बहुत मुस्लिम्स हैं, बट ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ओनली वेयर मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन लिव्स। एंड देन दिल्ली के आसपास और लक्षद्वीप में आपको जो है मिलेंगे। देन कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप, यहाँ पे भी आपको जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको देखो मुस्लिम वैसे तो भारत में 2-2-3 हर जगह आपको मिल जाएंगे, हर राज्य में। ऐसा नहीं कि गुजरात में नहीं है या फिर बिहार में नहीं है, हर जगह है, बट इनका परसेंटेज इन स्टेट्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो यू हैव टू रिमेंबर 3 से 4 जो है मुस्लिम स्टेट्स, मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स के आपको नाम पता होने चाहिए। नाउ क्रिश्चियन पॉपुलेशन, यू विल फाइंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन गोवा, देन अगेन इन केरला, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है केरल में। देन मेघालय, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है, बिकॉज आप पता है कि वहाँ पे मिशनरीज का रोल काफी ज्यादा अहम रहा है। वहाँ पे गरीबी थी, ट्राइबल पॉपुलेशन मेनली थी, जिनको क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफी जो है लालच देके, पैसे देके, उनको फैसिलिटीज देके उनको अपनी तरफ वो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो आज आप मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में यहाँ पे आप मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी देखेंगे। देन हिल्स ऑफ मणिपुर, तो यहाँ पे आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, गोवा, केरल में। देन सिख तो आप जानते हैं कहाँ पे आपको मिलते हैं, पंजाब में मेनली डोमिनेट करते हैं। देन उसके सटे जो क्षेत्र हैं, हरियाणा एंड दिल्ली में भी आपको पंजाबी पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये हमारे सबसे छोटे हमारे जो है रिलीजियस ग्रुप्स हैं। जैनिज्म जो है इट इज फाउंड इन अर्बन एरियाज। जैन्स जो है अर्बन एरियाज में आपको मिलेंगे, गाँव में नहीं मिलेंगे।
राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, एंड दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। बहुत अच्छे जेन्स जो हैं, पारसी जिन्हें हम कहते हैं, पारसीज, जो आपके टाटाज हैं वो भी पूरा पारसी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैनिज्म जो है कितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एंड दे आर वेरी गुड पीपल। और जो है मतलब आपने कभी इनके बारे में कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना होगा। दे आर वेरी हार्मोनियस, हार्मनी फील्ड कमिटी है ये, और बहुत अच्छे से रहती है। एंड इंडिया की डेवलपमेंट में इसका काफी अहम योगदान है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टील कंपनी जो खोलना, ये इन्हीं की देन है। जो दोराबजी टाटा जो थे वो इसी धर्म के हैं। देन राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज में जेन्स पाए जाते हैं। देन बुद्धिस्ट जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं सबसे अधिक महाराष्ट्र में। देन सिक्किम, अरुणाचल, देन लद्दाख में पाए जाते हैं, त्रिपुरा, देन हिमाचल प्रदेश में भी, धर्मशाला में। स्पेशली जब से माइग्रेशन हुआ है, जो दलाई लामा इंडिया में चले आए, उनके पीछे पीछे बहुत सारे जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे वो इंडिया में आ गए तिब्बत से, बिकॉज ऑफ चाइनीज इंकर्शन इन तिब्बत। फ्रॉम दैट टाइम ऑल जो हमारे तिब्बत से सटे नेबरिंग स्टेट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। देन एक छोटा सा रिलीजन है वो है जोरास्ट्रियनिज्म, जो कि हमारे इंडिया में कम फॉलो किया जाता है, स्मॉल पॉकेट्स में इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो ये हमारे रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड देन कॉम्पोजिशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन आप इंडिया में जानते हो क्या है? हमारे इंडिया में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। तो मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे अभी भी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज में अबाउट 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर कल्टिवेटर्स, मतलब खेती बाड़ी करते हैं या एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। whereas only 3.8% of workers are engaged in household industries and 41.6 are the other workers including non household industries। तो मतलब बेसिकली आपको एक बार इसकी रीडिंग कर लेना। इसमें ये बताया जा रहा है कि कितने वर्कर्स किसमें काम करते हैं। तो मैक्सिमम अभी भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं एज एग्रीकल्चर लेबरर्स, बट स्लोली जो है हमारा ये जो ये पूरा है ये शिफ्ट होता जा रहा है। हमारा जो टर्जरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो रही है। तो अब आपको मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं आपको उसमें काम करते हुए दिख सकते हैं। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शो अ मॉडरेट वेरिएशन फ्रॉम अबाउट 39.6% इन गोवा टू 49.9% इन दमन एंड दीव। तो मतलब हर स्टेट का ये आपको वर्किंग पॉपुलेशन दिखा रहे हैं। पहले तो हम इसका समझ लेते हैं ये व्हाट इज वर्क पार्टिसिपेशन रेट। वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? वर्क पार्टिसिपेशन रेट मीन्स द परसेंटेज ऑफ working people plus those who are in search of job are known as to the total population is known as work participation rate। ठीक है, हमारे देश में अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में कितने लोग जॉब कर रहे हैं इस वक्त, जिनको नौकरी मिली हुई है और उनको जो है पैसे मिल रहे हैं, दे आर अर्निंग, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। प्लस वो लोग जो जॉब की सर्च में जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, इन लोगों को जब हम प्लस करते हैं टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से, क्योंकि पूरे भारत में जो है बच्चों को निकाल के जो हमारा टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें जो इनकी संख्या है इसको हम कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, आपको पता है कि वर्किंग पॉपुलेशन 15 के ऊपर है, 59 तक। तो उसमें जो भी लोग काम, जिनके अंदर काम करने की क्षमता है, उसमें से जो काम कर रहे हैं प्लस जो जॉब की सर्च में है, उसी को हम कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट। और जितने लोग बच गए, इसका मतलब वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है ये हमें शो करता है कि हमारे देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, क्योंकि उधर बहुत लोग तो काम कर रहे हैं प्लस बहुत लोग जॉब की सर्च में, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो शो करता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। सो सिंपली वर्क पार्टिसिपेशन रेट मीन्स दोज पीपल, परसेंटेज ऑफ दोज पीपल हु आर वर्किंग और हु आर एम्प्लॉयड प्रेजेंटली प्लस हु आर इन सर्च ऑफ द जॉब, देयर परसेंटेज इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो भारत की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से इनका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट। नाउ हमारे यहाँ पे मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर्स में भी डिफरेंस है। मेन वर्कर वो होता है जो 183 डेज एक्टिवली काम करता है, मतलब 6 महीने से अधिक अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको हम मेन वर्कर कहेंगे। लेकिन जो 6 महीने से कम काम कर रहा है उसको हम कहते हैं मार्जिनल वर्कर। एंड इंडिया हैज अ वेरी गुड परसेंटेज ऑफ मार्जिनल वर्कर्स बिकॉज हमारे यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा चैप्टर, इसकी आप थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा। बाकी जो हमारा चैप्टर है ये खत्म होता है, और अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसकी भी रीडिंग कर लेनी, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आप एक बार जस्ट क्योंकि कुछ चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी इसमें आ सकता है, जो आपको होता है ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपका आ सकता है, तो आप इसको रीडिंग कर लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सब बता दिया है, तो आप इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा।
और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे भी पूछ भी सकते हैं. दिस चैप्टर इज ओवर. टुमारो इज योर टेस्ट. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं.